नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक जो है वो डिजीज़ होने वाला है। आज का यह वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिजीज़ के बारे में पढ़ा है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन में, यानी जितने भी डिजीज़ के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना है, या फिर उनके अलावा भी जितने और डिजीज़ हो सकते हैं, अधिक से अधिक मैंने इस पे उन सभी डिजीज़ को जो है इम्पोर्टेंट होंगे, उन सभी को जो है इस पे मैंने शामिल किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए। और आई थिंक जितने भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं सारे के सारे जो है आपको इस पे सारा डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट करके जो है बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के पहले हम लोगों ने जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में शुरुआत किया था रोग से, यानी कि डिजीज़ से क्या है, तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को पहले देने वाला हूं, क्योंकि जो कैंडिडेट या जो भी विद्यार्थी उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो उनको भी जो है ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में डिजीज़ क्या है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं दूंगा कि रोग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, इतना मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फिर जो है आप लोगों को सीधे लेकर के चलूँगा सभी रोगों के बारे में, जो है वन बाय वन करके मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले और हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोग क्या है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का ये है। इंट्रोडक्शन के तौर पर जल्दी जल्दी मैं इसे बोल देता हूँ, क्योंकि ये पहले भी मैंने समझा चुका है। तो फर्स्ट देख सकते हैं कि मानव के भौतिक एवं मानसिक अवस्था में खराबी या विकार उत्पन्न होना, जिसके कारण अस्वस्थ हो जाता है, रोग कहलाता है। रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक्यूट डिजीज यानी कि अल्पकालीन रोग, और दूसरा होता है क्रोनिक डिजीज यानी कि दीर्घकालीन रोग। अल्पकालीन रोग क्या होता है? जो रोग अल्पकालीन समय के लिए हो, छोटे कुछ समय के लिए ही हो, अल्प समय के लिए, उसे अल्पकालीन रोग कहते हैं। जैसे कि सामान्य जुकाम जो होते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ये सभी बुखार या बीमारियां जो होती हैं वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, फिर जो है ये ठीक हो जाया करती हैं। तो जो भी कम समय के लिए बीमारियां होती है उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं। अल्पकालीन रोग मानव शरीर को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होते हैं और साधारण उपचार के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्रोनिक डिजीज यानी कि दीर्घकालीन रोग। दीर्घकालीन रोग व्यक्ति को लंबे समय के लिए रोगग्रस्त करते हैं। ये मानव के अनेक अंगों को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य व सामान्य जीवन में बाधक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति लंबे समय के लिए अस्वस्थ रहता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, इनके जैसे और कई सारी बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों के बारे में जो है दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ जो है इनके अलावा भी और जो बीमारियां होंगी उसके बारे में भी जो है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक और इंट्रोडक्शन है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग के बारे में। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तथा पशुओं से व्यक्ति इत्यादि में फैलते हैं। ये वैसे तो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े लोग जल्दी ही इसके चपेट में आते हैं। बदलते मौसम, दूषित वातावरण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के कारण आजकल अनेक संचरणीय रोग फैलते हैं। यानी कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। फैलने वाला बीमारी चाहे वो वाटर के थ्रू हो, एयर ट्रांसमिटेड हो, छींकने से हो, या फिर टचिंग से हो, या फिर किसी भी तरीके से जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता हो, वो जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि संक्रामक रोग होता है। बाकी दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो। और फाइनली जो है दोस्तों मैं एक दिन लाइव भी आऊँगा और आप लोगों को इसका सारा क्वेश्चन करा दूंगा, और जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो नोट्स भी मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों होता है। तो संक्रामक रोग जो है पैथोजन के कारण होते हैं। और पैथोजन क्या होते हैं? तो पैथोजन सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि जो पैथोजन्स होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ होते हैं। वायरस क्या होता है? तो वायरस सबसे सूक्ष्म पैथोजन होते हैं। इसके कारण अनेक संक्रामक रोग जैसे कि सर्दी, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चेचक, चिकनपॉक्स, एड्स, बुखार, पोलियो, रेबीज, कोरोना इत्यादि होते हैं। वायरस से होने वाले अधिकतर रोगों का उपचार एंटीबायोटिक से नहीं होता है।
इससे होने वाले रोगों के लिए महंगे व लंबे समय के इलाज की आवश्यकता होती है। वायरस से होने वाली अनेक बीमारियां आज भी लाइलाज है। यानी जो भी पैथोजन होते हैं उनमें सबसे सूक्ष्म वायरस ही होता है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये बहुत ही क्या करता है, फास्टली फैलता है। और वायरस से होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं वो उनमें हम एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करते हैं। इनमें जो है अलग दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और इलाज भी जो है काफ़ी लंबे समय तक इनका चलता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय पैथोजन होते हैं। कुछ निश्चित बैक्टीरिया हमारे सहयोगी होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन पचाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं जो कई संक्रामक रोगों को जन्म देते हैं, जैसे कि काली खांसी, पेट्रियोसिस, गलघोटू, डिप्थेरिया, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, क्लोरेला आदि संक्रामक रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया का उपचार जो है एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों ये एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए सहायक भी होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र में जो भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं तो दही में जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए जो है सहयोगी होते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि काफ़ी हमारे लिए हानिकारक होते हैं और ये संक्रामक रोग भी जो है फैलाते हैं। बैक्टीरिया का उपचार आप लोग याद रखिएगा। कि बाकी दोस्तों मैं जल्दी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसका वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। फंगी, जिसको हम लोग फंगस वे पैथोजन होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते तथा पूर्ण रूप से जैविक पदार्थों जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करते हैं। ये गर्म व नर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, एथलेटिक फूट, फंगस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ भी बैक्टीरिया की तरह एक कोशिकीय पैथोजन है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली प्रमुख बीमारियों में से एक है। मादा मच्छर एनाफ्लीज में प्रोटोजोआ पाया जाता है। जबकि ये किसी व्यक्ति को काटती है तो प्रोटोजोआ हमारे खून में इंजेक्ट कर देती है और ये मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को भी काटती है तो उस पर भी प्रोटोजोआ चले जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल मलेरिया का परजीवी से दिया गया है, जो प्लाज्मोडियम होता है एक्चुअल में। तो ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर होते हैं उनमें पाया जाता है और ये जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उनके खून में जो है वो प्लाज्मोडियम चला जाता है और फिर उस व्यक्ति को जो है मलेरिया से पीड़ित कर देता है। फिर अगर कोई दूसरा मच्छर भी, एनाफ्लीज मच्छर छोड़ के अगर कोई दूसरा मच्छर भी उस मरीज को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होता है, प्रोटोजोआ जो होता है उस मच्छर में चला जाता है और वो मच्छर फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी जो है बीमारी हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ये क्या होता है, मलेरिया का बीमारी जो है वो फैलता है। अब हम लोग यहाँ कुछ पैथोजन और डिजीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया से क्या क्या होता है। तो बैक्टीरिया से जो है काली खांसी होता है जिसको पेट्रोसिस बोलते हैं, गलघोटू बोलते हैं यानी कि डिप्थेरिया को, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, कोलेरा, ये सारी बीमारियां जो हैं बैक्टीरिया की वजह से होती है। वायरस से कौन कौन बीमारियां होती हैं। तो वायरस से सर्दी होती है, कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चेचक, चिकन पॉक्स, एड्स, फीवर, पोलियो, रेबीज, कोरोना, ये सभी के सभी जो है वायरसेस से फैलने वाली बीमारियां हैं। फंगी से तो दाद होता है और जो पैरों का दाद होता है, एथलेटिक फूड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रोटोजोआ से जो होता है वो मलेरिया या डिसेंट्री बीमारियां जो होती हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। तो दोस्तों अब गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। कि गैर संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित ये नहीं होते हैं। गैर संक्रामक या गैर संचरणीय रोगों में जो होते हैं वो मुख्यतः पुराने रोग जो होते हैं वे आते हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां जो हैं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं फैलता है, इसलिए ये गैर संक्रामक रोग में आते हैं। गैर संचरणीय रोगों का मुख्य कारक व्यक्ति की आनुवांशिक, पर्यावरण आदि है, यानी कि इसका मुख्य कारक या तो जेनेटिक हो सकता है या उसका डेली का जो रूटीन है वो हो सकता है या इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो सकता है कि उन्हें जो है गैर संक्रामक किस टाइप की है। इसके साथ साथ उम्र, लिंग, पैतृकता, वायु प्रदूषण, धूम्रपान, अस्वास्थ्यकारी भोजन, शारीरिक परिश्रम न करना, इन सभी के वजह से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के खतरे रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोगों का इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक जो है शुरू होने वाला है। अब हम लोग एक एक करके जो है रोगों के बारे में जानेंगे
तो आप लोग अभी तक जो भी इस वीडियो में आप लोगों ने देखा वो एक इंट्रोडक्शन था पिछला वीडियो का, ताकि जो भी नए अगर जुड़े हों तो उनको भी समझ में आ जाए। तो आप लोग अब वीडियो पर जो है अच्छे से बने रहिएगा और समझिएगा, और साथ ही साथ तैयारी अगर करना चाहते हैं अच्छे से तो नोट्स भी बनाते जाइएगा। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोग देखते हैं वो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, यानी कि फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। तो अभी हम लोग पहले इसके संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग को डिवाइड किया हुआ है, बाकी सारे डिजीज़ के बारे में ही जानेंगे हम लोग। तो ये कुष्ठ रोग जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि संक्रामक रोग, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक खतरनाक रोग है। आप लोग सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग एक बार में पॉज करके देख के समझ लीजिए। कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक खतरनाक रोग है। इसे हैंसेन्स डिजीज भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग में त्वचा में घाव बन जाते हैं और ये मुख्य रूप से चेहरे, हाथ पैरों की तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस यानी कि 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 91 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे होगा पर बहुत ही अच्छे तरीके से पनपता है। यानी इतने अधिक डिग्री सेल्सियस में भी ये बैक्टीरिया जो है अच्छे से पनप जाता है, अच्छे से अपने आप को ग्रोथ कर लेता है। कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से ये रोग बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ये बैक्टीरिया बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी उष्मयन अवधि, इनक्यूबिनेशन पीरियड कुछ महीने से लेकर कई साल तक हो सकते हैं। आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते जाइए, जो मेन पॉइंट होगा मैं बस उसे ही रिपीट करूंगा। जैसे इनक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ देखिए मैंने दे रखी है कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या है। तो इनक्यूबेशन पीरियड वह समय होता है जब किसी संक्रामक बीमारी के संपर्क में आने के बाद आपको लक्षण विकसित होने में समय लगता है। यानी कि इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले मरीज़ के संपर्क में आते हैं तो उसे चाहे जो भी बीमारी हो, वो उस बीमारी का वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। तो शरीर में प्रवेश करने के बाद तुरंत हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, कुछ समय लगता है धीरे धीरे उस बीमारी का लक्षण हम में जो है दिखने के लिए। तो जब हम उस मरीज़ के संपर्क में आए और वो उस रोग का लक्षण हमारे बॉडी में कितने दिन के बाद दिखा, इन दोनों के बीच का जो भी गैपिंग समय है, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 1 महीना जो भी हो, उन गैपिंग के समय को जो है हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए मैं किसी मरीज़ के संपर्क में संडे को आया। संडे को जो है वो वायरस मेरे बॉडी में प्रवेश कर गया। अब तो मैं संडे को उससे मिल करके आ गया, वायरस भी मेरे बॉडी में प्रवेश कर गया, लेकिन मैं ट्यूसडे को ठीक रहा, वेडनेसडे को ठीक रहा, थर्सडे को भी ठीक रहा, लेकिन फ्राइडे को जो है उस बीमारी से रिलेटेड लक्षण जो है मुझ में दिखने लगा। तो संडे से फ्राइडे के बीच में जो भी दिन आया, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये पीरियड्स जो है, ये डे जो है वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। तो आप लोग समझे इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। और बाकी लेप्रोसी का यहाँ जो भी सेंटेंस मैंने बताया वो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इस संक्रामक रोग के पहले लक्षण में त्वचा का रंग बिगड़ने लगता है। जिसको भी कुष्ठ रोग होने वाला है उसका पहला सिम्टम्स है कि उसका जो स्किन कलर होगा वो बिगड़ने लगेगा। बाद में त्वचा में घाव बनने लगते हैं। नाक और गले के म्यूकोसा पर संक्रमण से यहाँ की उपअस्थियों, यहाँ उपअस्थियों होगा, ठीक है, यहाँ की उपअस्थियों में कटाव और छेद होने लगता है। ये बैक्टीरिया त्वचा के पास वाली तंत्रिका कोशिका भी संक्रमित कर देती है, जिससे कि ये फूल जाती है। गंभीर परिस्थितियों में आँखों की तंत्रिका को भी ये अंधापन कर सकता है। ये लेप्रोसी जो है इतना खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट है लेप्रोसी के। कुष्ठ रोग यानी कि हैंसन रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो इस तरह फैलती है,
कैसे फैलती है? तो संक्रमित व्यक्ति के नाक और मुंह से निकलने वाले बूंदों के जरिए। यानी कि कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है और वो छींकता खांसता है, वो छींक और खांसी से जो भी बूंदें निकलती हैं और स्वस्थ व्यक्ति अगर सांस के द्वारा उसे अंदर ले लेते हैं तो वो भी जो है संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है संक्रमित व्यक्ति के नाक के स्राव यानी जो नेटा वगैरह गिरते हैं लंबे समय तक निकट संपर्क में रहने से, यानी संक्रमित व्यक्ति है उनके नाक से जो है लगातार नेटा बह रहा है और उस नेटे के संपर्क में जो है कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है, कंटिन्यू रहते हैं उनके साथ में, तो ऐसे से भी जो है लेप्रोसी क्या हो सकता है, वो फैल सकता है। नेक्स्ट है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से खासकर अगर उसकी त्वचा टूटी हो, यानी अगर त्वचा टूटी हुई हो, स्किन फट गई हो, मीन्स की घाव हो गई हो और उस घाव के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आ जाता है तो उससे जो है संक्रमित हो सकता है। आर्मडिलो जैसे जानवरों के संपर्क में आने से, ये जो आर्मडिलो जानवर होते हैं दोस्तों वो बिल में रहने वाले जानवर होते हैं। जैसे कि एक जानवर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से ही बिल बनाते हैं और जब कोई खतरा उन्हें महसूस होता है तो फुटबॉल के जैसा जो है गोल हो जाते हैं। तो एक्चुअल में आर्मडिलो जानवर वैसे होते हैं, लेकिन बाकी जो भी बिल में रहते हैं जैसे चूहे वगैरह हो गए, तो इन सभी जानवरों से भी जो है इनके वायरसेस जो है इनके बैक्टीरिया जो है फैलने के चांसेस होते हैं। कुष्ठ रोग के से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को संक्रमण होने के बाद कोई लक्षण नहीं होते हैं, यानी जब संक्रमित हो जाते हैं तो कुछ दिनों तक या महीनों तक जो है उनको कोई लक्षण नहीं दिखता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को अलग थलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज इसके लिए प्रभावी इलाज उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि जिसे कुष्ठ रोग होता था उसे अलग कर दिया जाता था लोग, लेकिन आजकल इलाज संभव है तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है अलग थलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। कुष्ठ रोग से जुड़ी कुछ देर से होने वाली जटिलताओं में न्यूरोपैथिक दर्द शामिल है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब हो गया हमारे जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है दर्द होने लगता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को अवसाद की भावनाएं होती हैं, यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं ज़्यादा सोचने विचारने से। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को गरीब, कलंक, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी ये बातें दे दी गई हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना जो है एक पेशेंट को करना पड़ता है या हमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है, उन सभी पॉइंट्स पे आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बीमारी जानते हैं टाइफाइड के बारे में, जिसे पैराटाइफाइड या मियादी बुखार भी जो है हम लोग बोलते हैं। टाइफाइड जीवाणु साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जिसे ये बैक्टीरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ये रोग ज़्यादातर विकसित देशों में पाया जाता है जहाँ साफ सफाई की कमी होती है। विकासशील देशों में तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके वजह से जो है ये फैलता है, और ये सैल्मोनेला टाइफी जो है हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और अधिकतर जो है वहाँ पर ये रोग होता है जहाँ पे जो है साफ़ सफाई नहीं रखी जाती। विकासशील देशों में जहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बनी रहती हैं और जो फैक्ट्रियों के अपशिष्ट होते हैं वो पानियों में बहा दिया जाता है और उस पानी का यूज करने से जो है टाइफाइड हो जाता है क्योंकि वो दूषित होता है। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन या पानी से फैलता है। टाइफाइड बुखार से जुड़ी कुछ बातें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। टाइफाइड बुखार से पीड़ित व्यक्ति के मल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के हाथों या शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी बैक्टीरिया लग सकते हैं। टाइफाइड बुखार से ठीक होने वाले लोगों के मल में भी कभी कभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें वाहक कहा जाता है। टाइफाइड बुखार से बचने के लिए गर्म साबुन वाले पानी से बार बार हाथ धोने चाहिए। टाइफाइड बुखार से बचने के लिए बिना उपचारित पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी अगर पानी दूषित है तो उसको जो है गर्म करके आप लोग छान करके अच्छे से पीजिए। जो आरओ वाटर वगैरह लगाया जाता है कैंट वगैरह फिल्टर करके, उससे जो है आप लोग फिल्टर करके जो है पानी को पीना चाहिए। टाइफाइड बुखार से बचने के लिए कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। मीन्स ऑफ कच्चे फल और कच्चे सब्जियां जो है नहीं खानी चाहिए। टाइफाइड बुखार से बचने के लिए गर्म भोजन का खाना चाहिए, यानी हमेशा गर्म भोजन ही करना चाहिए। टाइफाइड के कुछ लक्षण यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, जैसे कि बुखार का आना और ठंड लगना, सिर में दर्द होना, दस्त के साथ पेट में दर्द होना, जी मचलना या उल्टी आना, कमजोरी लगना और भूख लगना, और साथ ही साथ शरीर में पूरे बदन में दर्द रहना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के। इसके अलावा कुछ और अन्य पॉइंट्स है इसके बारे में। टाइफाइड का संक्रमण 2 चरणों में होता है। पहले ये गंदे भोजन या पानी के द्वारा हमारे आंत में पहुंचते हैं,
फिर ये आंत की दीवारों या म्यूकोसा को भेद कर नीचे ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं और टाइफाइड के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यानी कि जब तक ये रक्त ब्लड तक नहीं पहुंच, टाइफाइड के लक्षण नहीं दिखते हैं। इसमें तेज बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हो सकता है और इसके साथ साथ जो है पसीना और दस्त होने के भी लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया अस्थि मज्जा को भेद कर जिगर और पित्त नलिकाओं में पहुंच जाते हैं। दूसरे चरण में जब ये बैक्टीरिया छोटी आंत में पहुंचता है तब लगातार दस्त बना रहता है। संक्रमण 2-3 हफ्तों तक निरंतर खांसी, तेज सिरदर्द, धीमी हृदय गति जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो प्लेग है। प्लेग के बारे में हम लोग जानते हैं। प्लेग एक प्राचीन बीमारी है जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। यह मानव सभ्यता की सबसे घातक होता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग घातक पढ़िएगा, सबसे घातक बीमारियों में से एक है। ये बीमारी कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। दुनिया ने कई बार इसके प्रकोप का अनुभव किया। अभी भी 1000 से 3000 मरीज हर वर्ष पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं से जो है आजकल इस बीमारी को रोक पाने में लोग सफल हुए हैं। प्लेग स्वाभाविक रूप से पशुओं में पाए जाने वाला रोग है, लेकिन ये मनुष्य तक फैल गया है। प्लेग एक बैक्टीरिया येसिना पेस्टिस के संक्रमण के कारण होता है। ये बैक्टीरिया चूहों, कुत्तों और कृंतक जानवरों में, ये फ्लीज के काटने से जानवरों में फैल जाते हैं। फिर यही फ्लीज मनुष्य तक चले जाते हैं और संक्रमित कर जाते हैं। यहाँ पे नोट्स मैंने दे रखे हैं। नोट्स फ्लीज, जुएं, तीक इत्यादि को कहते हैं। यानी कोई जानवरों में जो तीक लटका हुआ रहता है या फिर जो जुएं होते हैं उन सभी को जो है फ्लीज बोला जाता है। और ये प्लेग जो है मुख्य रूप से इन्हीं के काटने से फैलता है। कोई संक्रमित जानवर होगा, अगर उस पर ये फ्लीज लटके हुए होंगे और फिर वो असंक्रमित व्यक्ति को अगर काट लेंगे तो फिर उस असंक्रमित व्यक्ति में भी जो है ये प्लेग डिजीज हो जाता है। प्लेग मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है बबोनिक प्लेग जो फ्लेज के काटने से फैलता है, जिसमें लिम्फ नोड सूजकर बड़े हो जाते हैं और जिन्हें ब्यूबोसा कहते हैं। इन सभी सेंटेंस को जो है दोस्तों मैंने बहुत ही चुन के दे रखा है, तो आप लोग हर एक सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा और नोट्स जो है आप लोग सेंटेंस को देख के बनाते जाइएगा। तो यहाँ क्या बोला मैंने, प्लेग मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। बबोनिक प्लेग जो फ्लेज के काटने से फैलते हैं, जिसमें लिम्फ नोड सूजकर बड़े हो जाते हैं, जिन्हें ब्यूबोसा कहते हैं, जिनके कारण इनका नाम ब्यूबोनिक प्लेग पड़ा। ये सूजे हुए लिम्फ नोड्स बाहों के नीचे या पैरों के शीर्ष पर गर्दन में आमतौर पर पाए जाते हैं। दूसरा फेफड़ों में होने वाला न्यूमोनिक प्लेग है, जिसमें फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से जो है दाने चिकते हो जाते हैं, जिनको भी प्लेग होता है। और ये फ्लेज का मैंने जो है पिक्चर दे रखा है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, जिसको टीबी के नाम से भी या क्षय रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सर्वाधिक फेफड़ों का टीबी ही होता है। यानी शरीर के किसी भी अंग में जो है ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लेकिन अभी तक जो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है वो लंग्स का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो ज़्यादा होता है, जो वायु के द्वारा फैलता है। इसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, रात को सोते समय पसीने आने लगते हैं, वजन कम हो जाता है, खांसी आने लगती है और भूख भी कम लगता है। ये कुछ इनके सिम्टम्स हैं किसके, ट्यूबरक्लोसिस के। तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह बीमारी हवा के जरिए तेजी से फैलती है और आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित कर देती है। इसी सेंटेंस को जो है थोड़ा और बना के मैंने यहाँ पे दे रखी है। अब इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। टीबी के बैक्टीरिया तब हवा में फैलते हैं जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता या बोलता या गाता है। यानी कुछ भी करे संक्रमित व्यक्ति, उससे संक्रमित व्यक्ति के मुंह से जो भी हवा निकलेगा या छींकेगा छींक निकलेगा या खांसेगा खराश निकलेगा, उन सभी से जो है क्या होता है, हवा में उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं फैल जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को जब वे सांस लेते हैं तो उसके द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी संक्रमित कर देते हैं। टीबी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर उस व्यक्ति को टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति भी अगर उसके संपर्क में आया हुआ है तो टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। टीबी छूने, चुभने, भोजन या बर्तन साझा करने से नहीं फैलती है। टीबी के बैक्टीरिया शरीर में रहकर भी निष्क्रिय रह सकते हैं। इसे निष्क्रिय टीबी या सुप्त टीबी संक्रमण कहा जाता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि टीबी के बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हों,
लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इनएक्टिव होते हैं। तो ऐसे इनएक्टिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसे निष्क्रिय टीबी कहते हैं। निष्क्रिय टीबी वाले लोग बीमारी नहीं होते, दूसरों को टीबी नहीं फैलाते। निष्क्रिय टीबी से पीड़ित व्यक्ति में किसी भी समय सक्रिय टीबी हो सकता है, यानी इनएक्टिव टीबी उनके शरीर में है, लेकिन वो कभी भी जो है सोया हुआ बंदा उसके अंदर में जो बैक्टीरिया है वो जाग सकता है। अब टीबी के कुछ लक्षण क्या हैं? तो बुखार, खांसी, रात को पसीना आना, वजन कम होना, अचानक से वजन कम हो जाएगा, खांसी में खून आना या बलगम आना, सीने में दर्द रहना, सांस लेने में कठिनाई, टीबी सांस लेने में कठिनाई, ये सभी जो है टीबी बीमारी के लक्षण हैं। टीबी का इलाज संभव है, इनका इलाज जो है डॉट्स के द्वारा किया जाता है। कुछ स्पेलिंग जो है दोस्तों आप लोगों को मिस्टेक देखने को मिलेंगी, क्योंकि टाइपिंग काफ़ी जल्दी करना पड़ता है और काफ़ी लंबे नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसमें मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उस पर गौर नहीं कीजिएगा। बाकी जो भी रॉन्ग होता है तो मैं उसे बता के करेक्ट कर देता हूँ, तो आप लोग मेरे वॉइस पे भी जाइएगा अगर रॉन्ग है तो यहाँ पे जो है इनका डॉट्स के द्वारा इलाज किया जाता है, ये लिखा हुआ है। इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस का ही है, इसके लिए बचपन में जन्म के 48 घंटे के अंदर जो है BCG का टीका लगाया जाता है। अब BCG का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। BCG का जो है ये ट्यूबरकुलोसिस का ही टीका होता है जो जन्म के 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। और जो BCG होता है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लाइमेट क्यूरिन। अब ये 6 रोग कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग कुछ टाइप्स इनके जो है देख लेते हैं। पहला जो होता है वो पुल्मोनरी टीबी होता है। ये लंग्स थ्रोट में होने वाले टीबी बीमारी होते हैं जिनमें खांसी, छाती में दर्द, थकान इत्यादि होते हैं। यानी कि जो पुल्मोनरी टीबी होते हैं वे लंग्स में या थ्रोट्स में होते हैं। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी जो होते हैं ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में हो सकते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को ही अफेक्ट करते हैं। ये बोन में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, लिम्स पे हो सकते हैं या फिर नोड्स वगैरह में जो है ये एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी हो सकते हैं। अगला जो है वो मिलियरी टीबी है। ये बहुत ही खतरनाक टीबी होता है। इसमें बैक्टीरिया रक्त में पहुंच जाते हैं, यानी ब्लड तक जो है इसके बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड में पहुंच जाते हैं तो ये मिलियरी टीबी होता है और ये रक्त प्रवाह के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ये सामान्य तौर पर 5 साल तक के बच्चों में या ऐसे लोग जिनका इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होता है उनमें जो है अधिकतर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है टीबी मेंजेस्टिक, इसे दिमागी तपेदिक भी कहते हैं। ये ब्रेन के कोशिकाओं और स्पाइनल कोड में होता है, यानी कि ये तंत्रिका कोशिकाओं को अफेक्ट करता है। टीबी मेंजेस्टिक क्या होता है? ये तंत्रिका कोशिकाओं जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अधिकतर ये अफेक्ट करता है। इसे और क्या कहते हैं? दिमागी तपेदिक भी कहते हैं, यानी कि दिमागी टीबी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पे आप लोग आते हैं, वो है क्या? स्कारलेट फीवर, यानी कि लाल बुखार या सिंदूर ज्वर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, स्कारलेट फीवर किसके वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये तो है ही। जब ये संक्रमण गले में होता है तो इसे ग्रसनी शोथ यानी कि फेरिंगिटिस कहा जाता है। तो हिंदी में इसे ग्रसनी शोथ यानी कि फेरिंगिटिस कहा जाता है इंग्लिश में। और जब ये संक्रमण त्वचा में होता है तो इसे इम्पेटिगो और हिंदी में जो है सपुई चर्म स्फोट, ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है सपुई चर्म स्फोट और इंग्लिश में कहा जाता है इम्पेटिगो। यानी ये स्कारलेट फीवर जब गले में होता है तो ग्रसनी शोथ यानी फेरिंगिटिस कहा जाता है और जब त्वचा में होता है, चमड़ी में होता है, तब इसे सपुई चर्म स्फोट यानी कि इम्पेटिगो कहा जाता है। इसके लक्षण में बुखार और सिर में दाने निकल आते हैं। स्कारलेट ज्वर युवा व्यक्तियों, मुख्य रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने, छींकने से फैलता है। गले में खराश, बुखार और चमकीले पतले दाने उभर आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा इसमें त्वचा के आर पार गहरी लाइनें दिखाई दे सकती हैं, जिसे पास्तियों की लाइन यानी कि चंपे सदमे और मुंह के आसपास का क्षेत्र पीला हो जाता है। त्वचा आदि के नमूने से इस रोग की जांच की जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं से रोगी का 1 हफ्ते में स्वस्थ हो जाता है।
साफ सफाई और व्यक्ति से दूरी बनाकर इस बीमारी को जो है रोका जा सकता है। अगला जो बीमारी है दोस्तों वो पोलियो है। पोलियो के बारे में हम लोग जानते हैं। ये पोलियो विषाणु यानी कि वायरस पोलियोमाइलिटिस के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। जिस भी बीमारी के बारे में किससे फैलता है, कैसे फैलता है, उन बैक्टीरिया वायरसेस का नेम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पोलियो 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से यह दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है और अधिकांशतः यह 6 महीने से 5 साल एक्चुअली होता है। अधिकांशतः यह 6 महीने से 5 सालों तक के बच्चों में होता है। हालांकि इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। मुख्यतः इससे पैरों की गंभीर अपंगता होती है। सौभाग्य से भारत में पोलियो के मरीज बहुत ही तेज़ी से कम हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पल्स पोलियो का अभियान के अंतर्गत जो भी पोलियो अभियान चलाए गए उसमें जो भी ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया उसके वृहद प्रयोग से ही जो है संभव हो पाया है कि भारत में जो है अब पोलियो के मरीज लगभग खत्म हो गए हैं। पोलियो के वायरस जो है 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? WPV1, WPV2 और WPV3। बस ये आप लोगों को सिंपल सी बातें याद रखनी है। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के मल या बलगम के जरिए फैलता है। यानी संक्रमित व्यक्ति के मल और बलगम कहने का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति या पोलियो से ग्रसित है, वो कहीं पे अगर मल त्याग कर दिया और उस मल त्याग में जो है वो भी बैक्टीरिया है, वो अगर एयर में चला गया और उस एयर को जो स्वस्थ व्यक्ति भी अगर सांस ले लिया तो उस व्यक्ति को भी पोलियो होने के चांसेस, खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वे अगर उनके अंदर अगर ये वायरस चला जाए तो फिर उनसे होने वाले बच्चे को जो है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। पोलियो से जुड़ी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि पोलियो वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से 3 से 21 दिनों के अंदर लक्षण दिख सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति लक्षण दिखने से 7 से 10 दिन पहले और बाद में ज़्यादा संक्रामक होता है और पोलियो से ग्रसित यानी संक्रमित व्यक्ति के मल में वायरस 6 हफ्ते तक रह सकता है। पोलियो से संक्रमित व्यक्ति के गले में वायरस 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति निकट संपर्क में रहने से, दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन खाने से, दूषित सतहों को छूने से, खांसने से या छींकने से भी पोलियो हो सकता है। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन खाने से भी पोलियो हो सकता है। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति के मल को छूने के बाद हाथ न धोने से भी पोलियो हो सकता है और पोलियो से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन या बर्तन शेयर करने से भी पोलियो हो सकता है। हालांकि आजकल तो ये खत्म हो गई है, अब नहीं होता है। पोलियो से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करने वाले को भी पोलियो हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि वो मल त्याग करेगा, उसे मल की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी और मल से ही तो फैलता है पोलियो। इसीलिए संक्रमित व्यक्ति का जो भी अगर पोलियो टेस्ट करना होता है तो उनका मल कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो बीमारी है दोस्तों वो है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जिसको हम लोग गलघोटू भी बोलते हैं, ये सूक्ष्म जीव कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेराई के द्वारा फैलने वाला एक रोग है जो मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। ये बीमारी साधारणतः खांसी जुकाम की तरह बुखार, खांसने व निगलने में कठिनाई जैसे लक्षण के साथ शुरू होती है और तेज़ी से बढ़ती है। अगर समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो यह जानलेवा भी हो सकता है। ये एक संक्रामक रोग है जो कि खांसने व छींकने से फैलता है, यानी कि ये एयर ट्रांसमिटेड है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये किससे फैलता है तो कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेराई की वजह से होता है। बाकी इनके सिम्टम्स और कैसे फैलता है वो यहाँ पे दी हुई है। डिप्थेरिया एक गंभीर संक्रमण है जो कि कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेराई नाम के बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया विष बनाता है, पॉइजन बनाता है, जिससे गले और नाक में संक्रमण हो जाता है। डिप्थेरिया के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि डिप्थेरिया संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या हंसने या निगलने वाले बूंदों के जरिए भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के या अल्सर को छूने से भी डिप्थेरिया हो सकता है। डिप्थेरिया से सांस लेने में कठिनाई, दिल का दौरा, पक्षाघात और मौत भी हो सकती है। डिप्थेरिया से ठीक होने के बाद भी हमेशा अस्थायी प्रतिरक्षा बनती है, इसलिए टीकाकरण की ज़रूरत होती है। शुरुआत में ही जो है BCG का टीका बच्चों को दिया जाता है और कुछ दिन के बाद फिर DPT का टीका भी दिया जाता है, जिसमें डिप्थेरिया, पेट्रिसिस और टेटनस शामिल होते हैं।
कुछ इस टाइप से जो है घाव बन जाते हैं गले में। अब ये श्वास नली में ही घाव बन जाएगा तो फिर सांस कैसे जाएगा, तो आदमी की मृत्यु तो हो ही सकती है। डिप्थेरिया से पीड़ित व्यक्ति को अलग थलग रखना चाहिए। डिप्थेरिया के इलाज के लिए गले की संस्कृति और डिप्थेरिया के टीके की बूस्टर की खुराक दी जाती है। गले की संस्कृति यानी गले की जांच की जाती है अच्छे तरीके से, जो भी घाव वगैरह होते हैं तो उसे ठीक किया जाता है, और डिप्थेरिया का जो भी टीका होता है उसको बूस्टर खुराक दी जाती है। डिप्थेरिया से पीड़ित व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। डिप्थेरिया से पीड़ित व्यक्ति को बिस्तर पर आराम करना होता है। डिप्थेरिया से बचने के लिए सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने शिशुओं को, बच्चों को, किशोरों और वयस्कों को टीका लगवाने की सलाह दे रखी है। याद रखिएगा, ये टीका कौन लगवाने की सलाह देती है, तो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। नेक्स्ट बीमारी है पेट्यूसिस यानी कि काली खांसी। पेट्यूसिस या काली खांसी एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये 6 महीने, यहाँ 6 होगा, ये 6 महीने से 5 साल के बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने के जरिए फैलता है। काली खांसी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि काली खांसी मुख्य रूप से बोर्डेटेला परट्यूसिस किस जीवाणु से फैलता है, उसका नाम याद रखिएगा आप लोग। सभी बीमारियों में पर्ट्यूसिस जो है वो बोर्डेटेला परट्यूसिस नाम के जीवाणुओं की वजह से फैलता है। यह बीमारी खासतौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। काली खांसी के खास लक्षण है खांसी के दौरे, जो हवा में सांस लेने पर एक साथ हुक की तरह आवाज़ आती है, यानी खौं खौं की आवाज़ आएगी। काली खांसी के कारण खांसी के दौरे इतने गंभीर हो सकते हैं कि सांस लेना, खाना या सोना मुश्किल हो जाए, यानी कि कंटिन्यू खांसते रहता है लोग। काली खांसी के वजह से बच्चे भी जो है इतना खांसते हैं कि उन्हें सांस लेने तक का टाइम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। काली खांसी से पसलियां फट जाती हैं। अब जब कोई खांसेगा इतना जोर जोर से तो छाती पर जो है जोर पड़ेगा ही, जिसकी वजह से जो पसलियां होती है वो फट जाती है। निमोनिया हो सकता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। काली खांसी से संक्रमित व्यक्ति लक्षणों के शुरू होने से लेकर के खांसी शुरू होने के कम से कम 2 सप्ताह के बाद तक संक्रमण रह सकता है। काली खांसी के टीके भी मिलते हैं और काफ़ी प्रभावी है, इसीलिए टीका जो है लगाया जाता है। डीपीटी का टीका मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि डिप्थेरिया के में भी काम करता है, और P4 पेट्रोसिस में काम करता है, और T4 टेटनस में काम करता है, यानी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मीजल्स यानी कि खसरा, जिसको हम लोग शीतला माता भी बोलते हैं। ये एक विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला एक रोग है, जो मुख्यतः 6 महीने से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। ये एयर ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि हवा के माध्यम से फैलता है। ये खसरे के रोगी संपर्क में आने के 10 दिनों के बाद इनके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि कोई भी खसरा का पेशेंट है और एक स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ गया है और वो भी संक्रमित, तो तुरंत जो है उनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। 10 दिन का समय लगता है उनके लक्षण को, यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया वो यहाँ पे 10 दिनों का है। नाक का बहना, खांसी, जुकाम, आँखों से पानी बहना, ये सारे लक्षण जो है 3 से 4 दिनों में शरीर में लाल गुलाबी दाने निकल आते हैं। ये सभी के सभी सिम्टम्स जो है मीजल्स के हैं। स्पेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उसको। नाक का बहना, खांसी, जुकाम, आँखों से पानी बहना, ये सारे लक्षण रहते हैं, और फिर 3 से 4 दिनों में शरीर पर लाल गुलाबी दाने निकल आते हैं, जिसकी शुरुआत जो है चेहरे से होती है। खसरा एक वायरल संक्रमण है जो हवा में फैलने वाली बूंदों के जरिए संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से होता है। खसरे से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह बीमारी हो सकती है। खसरे के बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ इस प्रकार से है। खसरे से संक्रमित व्यक्ति में दाने 3-4 दिनों में निकल आते हैं। खसरे से पीड़ित व्यक्ति बुखार, नाक बहना और खांसी इत्यादि जैसे लक्षण होते हैं, और इन्हीं से जो है संक्रमण फैलता है। खसरे के वायरस के कण कमरे में 2 घंटे तक रह सकते हैं और दूसरे को भी संक्रमित कर सकते हैं। खसरे के लिए कोई चिकित्सा उपचार अभी तक नहीं है, बस खसरे का जो है टीका अभी लगवाया, जो कुछ दिन पहले ही इंडिया में चला था, है कि नहीं। मीजल्स रूबेला का गाना भी सरकार ने खूब बजाया और उसके टीका जो है हर स्कूल कॉलेजों में दिया गया। खसरे से प्रतिरक्षित न होने वाले हर 10 में से 9 लोगों को
संक्रमित होने से खसरा हो जाता है, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम हमारा जो है वो खसरे के प्रति वैसा कुछ इम्यूनिटी पावर डेवलप ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो 10 में से 9 लोग जो है इससे ग्रसित हो ही जाते हैं। खसरे के लक्षणों में लाल या गहरे गुलाबी रंग के दाने, मुंह में सफ़ेद धब्बे शामिल हैं। खसरे से व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं, परंतु इस रोग से दस्त रोग, ब्रोंकोनिमोनिया तथा गंभीर कुपोषण जैसी जटिलताएं होती हैं। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो जख्मों, कटे हुए भाग या चोट वाले स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, टेटनस का जो भी जीवाणु है जहाँ पे हम लोग कट जाते हैं, छील जाते हैं, वहाँ से जो है ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जब भी लोहा वगैरह से चोट लगता है ना, या किसी भी चीज़ से जख्म हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो। इसी वजह से कहा जाता है, ताकि जो भी ये टेटनस बीमारी है वो ना हो। ये एक घातक रोग है तथा इसका उपचार करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, यहाँ घातक होगा, यहाँ पे अत्यंत होगा, अत्यंत कठिन है। अगर प्रसव के दौरान और गर्भनाल को काटने के लिए साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो शिशु में भी यह रोग हो सकता है। एक बार ये रोग हो जाए तो रोगी का शरीर अकड़ जाता है और धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। हॉरर मूवी में आप लोगों ने देखा है, अगर किसी के अंदर में भूत प्रवेश कर जाता है तो वो किस तरह अकड़ने लगता है, पूरा एकदम गोल मरोड़ हो जाता है। वैसा ही कुछ टेटनस में होता है। रोगी को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं तथा अधिकांशतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही खतरनाक और डेंजरस बीमारी है ये। इसीलिए आप लोग जब भी चोट लगेगा आप लोग एक टेटनस का इंजेक्शन ले लिया कीजिए। अब ये नहीं कि आज लगा आज भी ले लिए, कल लिए लगा कल भी ले लिए। कम से कम 3 महीने से 6 महीने के अंतराल में ही लेना है। टेटनस या लोकोज इसको बोलते हैं, लॉक्सो। टेटनस या लॉक्सो एक जीवाणु के कारण होता है। यह तब होता है जब इस जीवाणु से दूषित कट या गहरे घाव के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। टेटनस से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। टेटनस बैक्टीरिया कॉलीसिंड्रियम टेटानी, याद रखिएगा। टेटनस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉलीसिंड्रियम टेटानी। मिट्टी, धूल, खाद इत्यादि में रहते हैं। खासतौर पर घोड़े की खाद में यह बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए अस्तबल वगैरह में आप लोग कम जाया कीजिए अगर जख्म है कहीं पे भी तो। टेटनस से जुड़ी संक्रमण के लक्षण संक्रमण के 3 दिन से 3 हफ्ते के बीच दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में लक्षण 14 दिन के अंदर दिखाई देते हैं। टेटनस से जुड़ा जहर रीढ़ की हड्डी से मांसपेशियों तक तंत्रिका संकेतों को अवरुद्ध कर देता है। इससे मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन होने लगती है। ये ऐंठन इतनी मजबूत हो सकती है कि मांसपेशियां फट जाती हैं या रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर भी हो जाता है। सोचिए, एकदम पूरा हॉरर मूवी वाला सीन, जैसे एकदम किसी के अंदर में चुड़ैल घुस के जो मर उड़ता है ना, उसी टाइप से जो है टेटनस बीमारी में होता है। टेटनस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। टेटनस से बचने के लिए टेटनस वैक्सीन लगवाई जा सकती है। यह वैक्सीन स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा ही लगवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी यानी प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे कि मलेरिया परजीवी संक्रमित व्यक्ति के लीवर और रक्त प्रवाह में बढ़ते हैं। जब कोई मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर अपने पूरे जीवन काल तक संक्रमित रहता है और जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसे भी संक्रमित कर सकता है। मलेरिया के लक्षण अक्सर फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, ठंड लगना, दर्द, पसीना, सिर दर्द और सामान्य अस्वस्थता शामिल है। मलेरिया के गंभीर मामलों में मस्तिष्क, गुर्दे और फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। मलेरिया एक जल जनित बीमारी नहीं है, लेकिन पानी की स्वच्छता से जुड़ी है, क्योंकि स्थिर पानी में जो है मच्छरों का प्रजनन होता है। मलेरिया के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इस परजीवी के कारण काफ़ी खतरनाक मलेरिया बुखार होता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण तो होता है, और इस प्लाज्मोडियम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इनमें से एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और ये काफ़ी डेंजरस होता है। नेक्स्ट इनके और कुछ हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मिलेरी और प्लाज्मोडियम नोलेसी भी होता है।
अगला जो बीमारी है दोस्तों वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टिस जैसे एडिस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर दिन के समय काटते हैं और छायादार इलाकों में रहते हैं। चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। चिकनगुनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन मच्छर से संक्रमित व्यक्ति को काटने से वायरस को अपने अंदर ले लेते हैं और अगर वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी काटता है तो उसे भी चिकनगुनिया हो जाता है। ये वायरस दूसरे में फैलने के लिए बचने के लिए जो हमें मच्छरों से काटने से बचना चाहिए। चिकनगुनिया से जुड़े कुछ खास बातें। चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत मनुष्य ही है। संक्रमित व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं फैला सकते हैं, लेकिन मच्छरों के काटने के द्वारा ये फैलता है। चिकनगुनिया के लक्षणों में अचानक बुखार आना, प्रकाश से भय लगना यानी लाइट से डर लगेगा, आंखों में दर्द, अनिद्रा और निर्बलता यानी कि कमजोरी शामिल है। चिकनगुनिया का बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाता है। चिकनगुनिया के मरीज को बुखार के कम से कम 3 से 6 महीने के बाद जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेंगू। डेंगू वायरस एडिस प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो उनका खून पीते समय वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद मच्छर कुछ दिनों के अंदर संक्रमित हो जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को काटकर डेंगू वायरस फैला सकते हैं। डेंगू से जुड़े कुछ बातें। डेंगू वायरस फैलाने में वाले मच्छर में एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेक्टिस शामिल हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित व्यक्ति से सीधे दूसरे व्यक्ति को संक्रमण नहीं होता, जबकि यह मच्छर के काटने से ही फैलता है। डेंगू से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि गंभीर पेट दर्द होगा, लगातार उल्टी होगा, मसूड़ों या नाक से खून आएगा, सांस लेने में दिक्कत होना, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सारे कुछ सिम्टम्स डेंगू के होते हैं। डेंगू के मरीज को बुखार ठीक होने तक मच्छरदानी में रखना चाहिए। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों को पनपने की जगह से छुटकारा पाना चाहिए, जैसे कि पुराने टायर, डिब्बे या फूलों के गमले, पक्षियों के नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और पालतू जानवरों के पानी के बर्तनों का पानी नियमित रूप से बदलना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी बीमारियों के बारे में देखा वो सारा जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ था। अब जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत जो भी बीमारियां आएंगी या उसके अलावा भी जितनी बीमारियां होंगे उसके बारे में जो है हम लोग इस पर आगे देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं और बाहरी संक्रमण से नहीं होते हैं, इसलिए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है नहीं फैलता है। असंक्रामक रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि खून की कमी, एनीमिया, मधुमेह, गठिया, कैंसर, अल्जाइमर रोग, मिर्गी, हृदय रोग या पोषण से जुड़ी संबंधित विकार। असंक्रामक रोग में जो है सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह एक चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म रोग है, जिसमें शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह तब होता है जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है या इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय बनाता है और ग्लूकोज की कोशिकाओं में पहुंचाता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज रक्त में रहता है और कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और यही कारण है कि हमें जो है डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ होने के कुछ वजह हैं, जैसे कि मधुमेह के लिए कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक अनुवांशिकता यानी जेनेटिक हो सकता है, यानी कि उसका खानदानी डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो है उसकी जो जीवन शैली है, डेली रूटीन है, उसके वजह से भी हो सकता है। उनके इन्वायरमेंट की वजह से भी जो है उनका डायबिटीज़ इफेक्ट हो सकता है, या अस्वास्थ्यकर भोजन लेने से, ज़्यादा वजन होने से या पर्याप्त व्यायाम ना करने से भी जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ जो ऑटो इम्यून प्रक्रिया की वजह से होती है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है। यानी हम लोग का जो भी इम्यूनो सिस्टम है उसके गड़बड़ी के वजह से भी जो है ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जिससे अग्नाशय में जो भी इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने लगती है। बढ़ती उम्र, मोटापा
हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल या डिप्रेशन, ये सारी की सारी डायबिटीज़ के वजह का जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर शरीर की कोशिकाओं के असामान्य तरीके से बढ़ने की वजह से होता है। कैंसर के बारे में कुछ बातें इस तरह से हैं। कैंसर कोशिकाएं शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकती है, जैसे कि मांसपेशियां, हड्डी, रक्त या अंग, किसी में भी जो है ये कैंसर हो सकते हैं। कैंसर का नाम उस हिस्से या कोशिका के प्रकार के हिसाब से रखा जाता है जहाँ से यह शुरू हुआ था। उदाहरण के लिए, अगर स्तन में शुरू हुआ तो स्तन कैंसर, अगर लंग्स में शुरू हुआ तो लंग्स कैंसर, ब्लड में हुआ तो ब्लड कैंसर। यानी कि कैंसर कोशिकाओं का डेवलपमेंट जहाँ से शुरू होता है उसके जगह के अनुसार जो है उस कैंसर का नाम रखा जाता है। कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बनाती हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को भी नष्ट कर देती हैं। कैंसर कोशिकाएं रक्त और लसिका तंत्र के शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कैंसर कोशिकाएं रक्त और लसिका तंत्र के जरिए शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकती है। इसे मेटास्टेटिसिस कहा जाता है। कैंसर होने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि जीन का उत्परिवर्तन, वंशानुगतिक स्थितियाँ और पारिवारिक इतिहास। धूम्रपान या अप्रत्यक्ष धुएं के संपर्क में आने से। अप्रत्यक्ष धुएं यानी कि कोई दूसरा कोई पी रहा है और उसके आसपास हम लोग भटक रहे हैं तो वो धुआं अगर हम लोग सांस लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। डायरेक्ट अगर धूम्रपान नहीं भी कर रहे हैं तो। शराब का ज़्यादा सेवन करने से, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से, जो रेडियो एक्टिव किरण होते हैं उनके वजह से, या HPV वायरस के वजह से, या मोटापा के वजह से, इन सभी के वजह से जो है कैंसर होने के खतरे होते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हम लोग का हाई ब्लड प्रेशर। जब व्यक्ति का BP 140/90 यानी 140/90, नॉर्मल BP हम लोग का क्या होता है, सिस्टोलिक जो होता है 120 और रेस्टोलिक जो होता है 80, ये नॉर्मल होता है। लेकिन 140 से 90 से अधिक होता है तब उसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये सामान्यतः हाई हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा टेंशन लेने से, धूम्रपान, अत्यधिक नमक का सेवन, मोटापा आदि के कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप कई वजहों से हो सकता है। पहला जो है तनाव की वजह से शरीर में हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और रक्त वाहिकाएँ संकीर्ण हो जाती है, जिसके कारण हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से होने लगता है। ज़्यादा नमक खाने से भी शरीर में तरल पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे कि हाई BP होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा शराब पीने से भी रक्तचाप बढ़ता है, खासकर पुरुषों में। और धूम्रपान करने से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है और धमनियां सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में जो है प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। लिंग, 64 साल से कम उम्र में पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन 65 साल से ज़्यादा उम्र में महिलाओं को इससे ज़्यादा होने के खतरे होते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी रक्तचाप बढ़ सकता है। कुछ दवाएं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां, सूजन रोधी दवाएं जैसी कुछ दवाएं भी रक्तचाप बढ़ा सकती हैं। पारिवारिक इतिहास यानी कि खानदानी, अगर परिवार में किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो बाकी लोगों को भी इसका जेनेटिक इशू की वजह से खतरा हो सकता है। नेक्स्ट जो बहुत बार हम लोगों ने देखा है फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह में भी, ऑस्टियोपोरोसिस। इस रोग से बोन मास घटने लगता है तथा हड्डियां कमज़ोर होकर नष्ट होने लगती है। विश्व की करीब 80% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं और ऑस्टियोपोरोसिस गठिया, निष्क्रियता, धूम्रपान इत्यादि का कारण होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी हड्डी रोग है जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान और घनत्व कम हो जाता है। इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाती है। यानी हड्डियों के अंदर में जो भी अस्थि मज्जा होते हैं वो जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे घटने लगते हैं। जैसे हेल्दी बोन में देख सकते हैं कितनी अच्छे तेज से जो है अस्थि मज्जा भरा पड़ा हुआ है, और ऑस्टियोपोरोसिस वाले हड्डी में क्या होता है, ये अस्थि मज्जा जो है खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ कारण ये हैं, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हो सकता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी हो सकता है, नस्ल की वजह से भी हो सकता है, यानी किस नस्ल के हैं, शरीर का वजन, नस्ल यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है, शरीर का वजन, कुछ दवाइयों का अधिक प्रयोग से, धूम्रपान की वजह से, ज़्यादा शराब पीने से, या जो महिलाओं में रजोनिवृत्ति होती है
जो पीरियड्स होते हैं उसके वजह से एस्ट्रोजन में कमी आ जाती है और उसके वजह से भी जो है ये अस्थि मज्जा में भी कमियां आ जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस बीमारियां महिलाओं को भी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस का शुरुआत दौर में दर्द नहीं होता है, लेकिन हड्डियां टूटने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे ज़्यादा असर कूल्हों, रीढ़ और कलाई पर पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए दवाइयाँ भी ली जा सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में पुनर्वास कार्यक्रम मददगार हो सकते हैं। गिरने से बचने के लिए कुछ अस्पताल, क्लिनिक या सहायता समूह भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये कुछ ऑस्टियोपोरोसिस के बातें हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को भी लाइक किया कीजिए, ताकि ऐसे ही मेहनत करके मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है वहाँ पर जा कर के उन सभी वीडियो को देखिए। और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उससे आप लोग जुड़िए और मुझसे जो है डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी जो है दोस्तों वो अल्जाइमर। ये रोग 60 या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में होता है। इस रोग में व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है। इस रोग में दैनिक कार्यों के प्रबंधन और पैसों के प्रबंधन में कठिनाई होने लगती है, यहाँ तक कि रोगी को अपने शरीर में नियंत्रण भी नहीं रहता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन जमा होने की वजह से होता है। ये प्रोटीन जमा होकर प्लेक या टेंगल्स नाम की संरचनाएं बनाती हैं। ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिससे मस्तिष्क के कामों पर असर पड़ता है। अल्जाइमर रोग के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है। मनोभ्रंश यानी कि भूल जाते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ें या कुछ भी करने का काम होता है, दिया जाता है और हम लोग इसे भूल चुके होते हैं। यह रोग उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यानी कोई ऐसा बात जरूरी नहीं है कि हम लोग का उम्र बढ़ रहा है तो हम लोग भूलेंगे। ये बीमारी है, इतना बात याद रखिएगा, कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अल्जाइमर रोग के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि जीन में बदलाव, उम्र से जुड़े मस्तिष्क में बदलाव, जैसे कि सूजन, सिकुड़ना, रक्त वाहिकाओं को नुकसान इत्यादि भी हो सकते हैं। प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है। हृदय रोग, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापा भी हो सकता है। अल्जाइमर रोग के लक्षण में शामिल होते हैं जैसे कि स्मृति का हानि, भूलना जिसको बोलते हैं, भ्रम पैदा हो जाता है कि कभी अचानक से भूल जाते हैं, अरे यहाँ पे आए थे, यहाँ पे तो मेरा घर था, कहाँ पे आ गए, घर गायब हो गया या हम गायब हो गए, इस टाइप से कुछ हम लोग अचंभित हो जाते हैं। व्यक्ति में बदलाव, अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं जीवन की गुणवत्ता में बेहतर कर सकती हैं। अब देखते हैं कुछ हार्ट डिजीज़ के बारे में। पहला जो है हार्ट फेल, ठीक है, हृदय विफलता जिसको हम लोग बोलते हैं। हृदय विफलता तब होती है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त को उतनी अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाती, जिससे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हृदय विफलता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोरोनरी जो धमनी रोग होते हैं, यह हृदय विफलता का सबसे आम कारण है। इसमें वसा धमनियों में जम जाती है, जिससे हृदय को रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स दो होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, सिराएँ, धमनी, तो धमनी में जो है क्या होता है, चर्बी जम जाता है, इसकी वजह से रक्त नहीं जा पाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इससे भी हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा है मायोकार्डिस, इसमें हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, फूल जाता है, जिससे हृदय कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकॉर्डिस, इसमें हृदय की धड़कने वाली झिल्ली में जो है दीर्घकालिक सूजन आ जाती है, जिससे हृदय पूरी तरह से फैल नहीं पाता है। जो भी धड़कने वाला, फूलने सिकुड़ने वाला जो झिल्ली होता है, वो क्या होता है, उसमें सूजन आ जाता है, मोटा हो जाता है, और जिसके वजह से जो है दिल फूलता सिकुड़ता अच्छा से नहीं हो पाता है, और इसके वजह से भी जो है हृदय फेल हो जाता है। कैंसर का इलाज, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली दवाएं भी हृदय कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ले बेटा, एक से नहीं तो दूसरा से मरेगा, इसलिए संभल के रहिए, व्यायाम कीजिए, ताकि जो है किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो।
मोटापा, एनीमिया, अत्यधिक शराब पीना, अति सक्रिय थायराइड या फेफड़ों में उच्च दबाव भी हृदय विफलता का कारण बन सकती है। हृदय विफलता के कुछ लक्षण हैं, पहले से हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि अब जो है हम लोग का हृदय का घंटी बजने वाला है। सांस लेने में तकलीफ, पैरों, टखनों और पंजों में सूजन, तेज या अनियमित दिल की धड़कन, थकान और कमजोरी, व्यायाम करने की क्षमता में कमी, घरघराहट, खांसी जो ठीक नहीं होती हो या पेट के क्षेत्र में सूजन। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग का हृदय जो है अब अपना काम बंद करने वाला है। दिल का दौरा। दिल का दौरा तब आता है जब दिल को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि वो नहीं जा पाती हैं, रक्त ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। यह एक चिकित्सा आपातकाल है, यानी कि इमरजेंसी स्थिति है, और इसे माइक्रोकार्डियल इन्फंक्शन भी कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसके लक्षण इस प्रकार हैं। कोरोनरी धमनी रोग, यानी कि जो हृदय फेल होता है वैसे ही कुछ लक्षणें इसमें भी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल, वसा और दूसरे पदार्थ धमनियों की दीवारों में जमकर पट्टी बना लेते हैं। यह पट्टी फट सकती है और रक्त का थक्का बन सकता है। यह थक्का धमनियों को बंद कर देता है और दिल की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर जाती है। कोरोनरी धमनी ऐंठन, ये एक असामान्य स्थिति है जिसमें रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और दिल में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। स्वतः स्फूर्त कोरोनरी धमनी विच्छेदन, कोरोनरी धमनी की दीवार पर अचानक से दरार आ जाती है, ये होता है स्वतः स्फूर्त कोरोनरी धमनी विच्छेदन। दिल का दौरा पड़ने से जुड़ी कुछ बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपको या किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है तो तुरंत 108 पर कॉल करें, यानी कि इमरजेंसी नंबर, एम्बुलेंस मंगाने के लिए। दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत इलाज जरूरी है। दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं कई चीज़ों से बढ़ सकती हैं, जैसे कि मोटापा, तनाव, धूम्रपान और गर्भावस्था। दिल के दौरे पड़ने के बाद अवसाद से बचने, यानी कि डिप्रेशन से बचने के लिए हृदय पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होना फ़ायदेमंद हो सकता है। पुनर्वास कार्यक्रम यानी जो योजनाएं चलाई जाती हैं सांत्वना देने के लिए या फिर उससे रिलेटेड अच्छी बातें गाइड करने के लिए, वो पुनर्वास कार्यक्रम होता है। ये सरकार द्वारा चलाई जाती है ना, जैसे कि टीबी उन्मूलन प्रोग्राम, उस पर कैंप लगाया जाता है, लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं कि टीबी कैसे फैलता है, इससे बचने के लिए क्या किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ योजनाएं चलाई जाती है, उस पर शामिल होने से डिप्रेशन से कम हो जाता है व्यक्ति। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हृदय पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल हो। हार्ट अटैक, दिल का दौरा तब आता है जब दिल को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ये तो मैंने बताया ना, इसे चलिए रिपीट कर लेते हैं फिर भी। यह एक चिकित्सा आपातकाल है और इसे माइक्रोकार्डियल इन्फर्क्शन भी कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसके लक्षण इस प्रकार हैं। सेम जो मैंने आप लोगों को बताया, कोरोनरी धमनी, कोलेस्ट्रॉल, वसा और दूसरे पदार्थ धमनियों की दीवारों में जमा होकर पट्टी बना लेते हैं और यह पट्टी फट सकती है। रक्त का थक्का बन सकता है, यह थक्का धमनियों को बंद कर देती है और दिल की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी हो जाती है। ऐंठन भी होता है, यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और दिल में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इसका स्वतः स्फूर्ति कोरोनरी धमनी भी बताया मैंने कि कोरोनरी धमनी की दीवारों में अचानक दरार आ जाती है। अब देखते हैं गलसोत, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना, जिसको हम लोग अस्थिर एंजाइना भी बोलते हैं। अस्थिर एंजाइना एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह नहीं मिल पाता है। यह हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है और दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ा सकता है। अस्थिर एंजाइना के बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अस्थिर एंजाइना कोरोनरी धमनी रोग के कारण होता है और कोरोनरी धमनी रोग एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, कोरोनरी धमनी रोग एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से होता है। इस बीमारी में धमनी की दीवारों पर प्लॉक और वसायुक्त पदार्थ जमा हो जाती है, जिससे धमनियां संकीर्ण हो जाती हैं और रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अस्थिर एंजाइना के लक्षण कुछ हैं, जैसे कि सीने में दर्द या दबाव, दर्द अप्रत्याशित हो सकता है, दर्द लगातार बढ़ता जा रहा हो, हल्की शारीरिक गतिविधि से भी दर्द होने लगता है और आराम करते समय भी दर्द रहता है, यानी कि हृदय में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, तो वो अस्थिर एंजाइना का लक्षण है।
अस्थिर एंजाइना यानी कि अनस्टेबल एंजाइना की वजह से ही हार्ट फेल, हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। अस्थिर एंजाइना के इलाज के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण और ईसीजी कराते हैं। इसके साथ ही दवाइयाँ भी दी जाती हैं और प्रक्रियाएं की जाती हैं। अगर आपको दर्द 10 मिनट से ज़्यादा समय तक रहता है तो तुरंत कॉल करें और एम्बुलेंस बुलाएं। अब देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक तब होता है जब दिल अचानक शरीर की ज़रूरतों के मुताबिक रक्त पंप नहीं कर पाता और शरीर को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती। यह एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है। कार्डियोजेनिक शॉक के कुछ कारण हैं, जैसे कि गंभीर दिल का दौरा हो सकता है, वायरल संक्रमण हो सकता है, असामान्य हृदय की ताल यानी जो कि गति होती है वो अनबैलेंस हो जाता है, अनस्टेबल एंजिना भी बोल सकते हैं। फेफड़ों में धमनियों को अवरुद्ध करने वाली रक्त के थक्के, पहले से मौजूद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रगति इत्यादि। अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक जानलेवा हो सकता है। हालांकि अगर तुरंत इलाज किया जाए तो करीब आधे मरीज बच जाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक के इलाज के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, एंजियोप्लास्टी और स्टेनिंग, बैलून पंप, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन यानी ECMO, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। कार्डियोजेनिक शॉक से बचने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां और अनाज खाएं। संतृप्त और ट्रांस वसा कम खाएं, यानी कि तेल वाली ऑयली चीज़ें जो है कम खानी चाहिए। स्वस्थ वजन बनाए रखें और कम करें। ज़्यादा मोटाना वोटाना नहीं है, जो एक नॉर्मल वजन होता है वो बनाए रखना है। धूम्रपान नहीं करना है और दूसरों को धुएं में भी सांस नहीं लेना है। अब कुछ जेनेटिक डिजीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो बच्चों को अपने माता पिता से मिले होते हैं या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। हेमोफेलिया, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, जेनेटिक डिजीज़ के। आनुवांशिक विकार तब होते हैं जब जीन या गुणसूत्रों में किसी तरह की समस्याएं हो जाती हैं। यह समस्या कई तरह से हो सकती हैं, जैसे कि जीन में हानिकारक बदलाव या फिर जो उत्परिवर्तन होना, आनुवांशिक सामग्री की मात्रा में गड़बड़ी, गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक होती है उनमें असमानताएं आ जाती हैं। इनके अलावा कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट बातें हैं। आनुवांशिक विकारों के लक्षण और गंभीरता अलग अलग होते हैं। कुछ आनुवांशिक विकार जन्म से ही पता चल जाते हैं, जबकि कुछ बचपन, किशोरावस्था या व्यस्तता में विकसित होते हैं। आनुवांशिक विकारों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल, जटिल और एकल जीन। आनुवांशिक विकारों का कारण माता पिता से मिलने वाली जीन भी हो सकता है और कभी कभी ये केवल बच्चे में भी होता है। आनुवांशिक विकारों के कुछ उदाहरण हैं मोतियाबिंद, अति निकट दृष्टि, ग्लूकोमा, दीर्घ दृष्टि, विवर्णता, एस्टिग्मेटिज्म, केराटोकोनस, वर्धांधता, दिनांधता और रतौंधी। अब बीमारियों को बारी बारी देखते हैं। हेमोफेलिया के बारे में। हीमोफेलिया एक वंशागत रक्तस्राव विकार है जिसमें शरीर में खून जमाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रोटीन को क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। हीमोफेलिया से पीड़ित लोगों को छोटी से चोट लगने पर भी खून लगातार बहते रहता है। हीमोफेलिया के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, यानी कि प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है, कट लगने या चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, टीकाकरण के बाद असामान्य रक्तस्राव होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, जकड़न होता है, मूत्र या मल में खून आता है और बिना किसी वजह से नाक से खून बहता है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे हीमोफेलिया कई तरह का होता है, लेकिन यह बहुत दुर्लभ है कि हीमोफेलिया से ज़्यादातर पुरुष पीड़ित होते हैं। हीमोफेलिया को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर उपचार से इसे प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। हीमोफेलिया से पीड़ित लोगों को आयरन की कमी ना होने दें, क्योंकि हर 15 मिलीलीटर खून में करीब 0.75 माइक्रोग्राम आयरन की कमी हो जाती है। यानी खून रक्तस्राव बहुत अधिक होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उनको आयरन की कमी ना होने दें, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से ही, रक्त होता है हम लोग का। हीमोफेलिया से पीड़ित लोगों को व्यायाम करते समय सावधान रखना चाहिए ताकि चोट वोट ना आए, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर कुछ धुंधला दिया हुआ है कि हीमोफेलिया जो हेल्दी होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, और हीमोफेलिया जो हेल्दी ब्लड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, और जो हीमोफेलिया वाले ब्लड्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं।
साफ नहीं आ रहा है पिक्चर, बाकी ये आप लोग गूगल बाबा का मदद लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक अनुवांशिक विकार है जिसमें शरीर में ट्यूमर बन जाते हैं। यह एक प्रगतिशील बीमारी है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सबसे सबसे आम अनुवांशिक रोगों में से एक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण ऐसे हैं। त्वचा पर या त्वचा के नीचे या शरीर के अंदर ट्यूमर बन जाता है। बगल या कमर में झाइयाँ होने लगती हैं। झाइयाँ अक्सर 3 से 5 साल की उम्र में ही दिखाई देती है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से जुड़े कुछ और बातें, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से जुड़े ट्यूमर आमतौर पर गैर कैंसर युक्त होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में ये कैंसर युक्त भी हो सकते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इस रोग से ग्रस्त कई लोग सामान्य जीवन जीते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से पीड़ित व्यक्ति के बच्चे में विकार होने की 50% संभावनाएं होती हैं। NF1 से पीड़ित यानी कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में स्तन कैंसर होने का खतरा होता है। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो तब होती है जब बच्चे के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति या टुकड़ा होता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि हम लोग के शरीर में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, तो उस 21वें जोड़े गुणसूत्र में कोई एक अतिरिक्त टुकड़ा गुणसूत्र का आ जाता है, जिसके वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम के कुछ आम कारण हैं, जैसे अंडा या शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्र संख्या 21 की 2 प्रजातियां हो सकती हैं, या गुणसूत्र 21 किसी दूसरे गुणसूत्र से जब जुड़ जाता है तो उसके वजह से भी होता है। इसके अलावा कुछ बातें और जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को विकास संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी उनका शरीर विकसित अच्छे से नहीं हो पाता है, कोई अंग विकसित नहीं होगा, दिमाग विकसित नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है। ये लोग बोलने सीखने में देरी कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ही धीमा होता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों में कम मांसपेशियां होती हैं, छोटा कद होता है, आँखों के ऊपर आँखों का जो पुतलियाँ होती है वो ऊपर की ओर झुका होता है, यानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और जो हथेलियाँ होती है उनका केंद्र एक गहरी सिलवट जैसी विशेषताएं हो सकती हैं। हथेलियाँ में जो है ना ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, उसके हथेलियों का आकार जो है कटोरा का टाइप का ज़्यादा गहरा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को थायराइड संबंधित बीमारियां और डायबिटीज़ होने का खतरा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को संक्रमण होने और ल्यूकेमिया होने का खतरा होता है, और डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगाने के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंधापन या कलर ब्लाइंडनेस, रंगों को देखने की क्षमता में कमी होना है। इसमें आँखों में कुछ संकुल यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं गायब या ठीक से काम नहीं करती हैं, जिससे रंगों को देखने में परेशानी होती है। रंग अंधापन आनुवंशिक होता है और परिवारों में चलता है। यह पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी ये जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं। रंग अंधापन से जुड़े कुछ और बातें हैं, जैसे कि रंग अंधापन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन विशेष चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस से रंगों को देखने में मदद मिल सकती है। रंग अंधापन कई समस्या वाले ज़्यादातर लोगों को रोज़मर्रा की गतिविधियों में कोई परेशानी नहीं होती है। रंग अंधापन की सबसे आम समस्या लाल हरित रंग न्यूनता है, यानी लाल हरित रंग बिल्कुल भी कम दिखता है। नीली और पीली रंगों में अंतर करने में परेशानी हो जाता है, और रंग अंधापन एक और दुर्लभ रोग है कि रंग अंधापन की गंभीर स्थिति में सभी चीज़ें ग्रे शेड्स में दिखाई देती हैं, यानी कि ग्रे ग्रे ही दिखेगा, बाकी कोई कलर दिखेगा ही नहीं। रंग अंधापन का पता लगने के लिए फर्नवर्स मुनसेल 100 ह्यू टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फर्नवर्स मुनसेल 100 ह्यू टेस्ट याद रखिएगा इसको। इस टेस्ट में अलग अलग रंग के ब्लॉक दिए जाते हैं जिन्हें रंग के हिसाब से व्यवस्थित करना होता है। इस टाइप से भी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें देखिए आप लोग अगर देख पा रहे हैं क्या है तो आप लोग रंग अंधता नहीं है, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो रंग अंधता है, याद रखिएगा, इस तरह से पहचाना जाता है। हानिकारक रसायन जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और स्टेरियन रेटिना या ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और रंगों को देखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। अब अस्थमा के बारे में जानते हैं।
अस्थमा एक दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें वायु मार्ग में सूजन आ जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमा के कुछ कारण हैं। एलर्जी। अस्थमा से पीड़ित कई लोगों को एलर्जी का इतिहास होता है। एलर्जी के ट्रिगर जैसे कि धूल, पराग, जानवरों की रूसी, कवक और रसायन अस्थमा के द्वारा कारण बन सकते हैं। वायरल संक्रमण। फ्लू, साइनसाइटिस या हल्का ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसी बीमारियां अस्थमा के दौर का शुरू कर सकती है। खराब मौसम। तेज गंध, धुआं या रासायनिक धुआं जैसे तत्व अस्थमा का दौर का शुरू कर सकती है। ज़्यादा वजन। ज़्यादा वजन होने से भी अस्थमा की बीमारी हो सकती है। दवाओं के दुष्प्रभाव। अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाले कुछ दवाएं जैसे कि स्टेरॉयड और मोंटेलुकास्ट नींद को प्रभावित कर सकती है। पीठ के बल सोना। पीठ के बल सोने से छाती और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा के कुछ लक्षण ये रहे। सीने में घरघराहट, खांसी, सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में जकड़न। अस्थमा के दौर के संकेतों में ये शामिल हो सकते हैं कि बचाव, दवा की ज़रूरत ज़्यादा होना, खांसी का बिगड़ना, व्यायाम के प्रति सहनशीलता कम होना। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड तब होता है जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है। यह हार्मोन बनाती है जो शरीर द्वारा ऊर्जा का इस्तेमाल करने के तरीके से नियंत्रित करती है। जब थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो शरीर के कई काम धीमे हो जाते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म के कुछ आम कारण और लक्षण कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ हैशीमोटो लिखा है। पहला हैशीमोटो थायराइटिस। यह एक स्वप्रतिरक्षी स्थिति है जिसमें शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है। यह सबसे आम कारण है जिससे अमेरिका में हाइपोथायराइडिज्म होता है। यह बीमारी अक्सर मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करती है। लक्षण क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म के? ये यानी कि थायराइड ग्रंथि पर होने वाला बीमारी है। आप लोग बस इतना समझ के रखिए। इसके लक्षण सिम्टम्स जो है थकान, वजन बढ़ना, चेहरे पर सुस्त भाव, ठंड लगना, भारी मासिक धर्म, कब्ज, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द, पीलापन या सूक्ष्म त्वचा, उदासी या अवसाद, पतले भंगुर बाल या नाखून। इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराते हैं और हाइपोथायराइडिज्म का इलाज अक्सर थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेटिक संस्करण के द्वारा किया जाता है। अब जो बीमारी है दोस्तों वो लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों से होने वाली एक दीर्घकालीन स्थिति है। इसमें लीवर की कोशिकाएं मर जाती हैं और निशान उत्तक बन जाते हैं जिससे लीवर सिकुड़ जाता है और सख्त हो जाता है। लीवर सिरोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये अच्छा लीवर है, ये खराब लीवर है। खराब लीवर कुछ इस तरीके से हो जाता है जब लीवर सिरोसिस जब हो जाता है। शराब का सेवन। लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से लीवर को नुकसान पहुंचता है और इससे लीवर सिरोसिस हो जाता है। हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमण होने पर भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। फैटी लीवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के कारण लीवर में वसा जमा हो जाती है और यह लीवर सिरोसिस का कारण बन सकती है। ऑटोइम्यूनो हेपेटाइटिस। जब प्रतिरक्षा कोशिकाएं लीवर की सामान्य कोशिकाओं पर हमला करती है तो इसे ऑटोइम्यूनो हेपेटाइटिस कहा जाता है। लीवर सिरोसिस से जुड़े कुछ और बातें। लीवर सिरोसिस से जुड़े लक्षणों में भूख न लगना, वजन कम होना, थकान और बीमारी महसूस होना शामिल है। लीवर सिरोसिस से होने वाली गंभीर जटिलताओं में पेट में तरल जमा होना, पाचन तंत्र में रक्तस्राव और मस्तिष्क के काम में गड़बड़ी शामिल है। लीवर सिरोसिस के इलाज के लिए जीवन शैली में बदलाव करना, दवाई लेना या गंभीर मामलों में लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल सभी तरह के बीमारियों के बारे में देखा। जेनेटिक डिजीज़ के बारे में भी देखा। तो आई होप आप लोगों के लिए जो भी बीमारियां थी वो कंप्लीट हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर किसी बीमारी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो उन सभी पॉइंट्स को आप लोग कमेंट कीजिए। मैं उन सभी के बारे में जानकारी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आरआरबी के सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट क्लास और बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाली है।
तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।